गठबंधन अधिकतर विचारधाराओं पर बनते हैं या फिर आगे की नीति पर। विपक्ष का जो गठबंधन है उसे लेकर एनडीए की तरफ से, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन विपक्षी दलों की पहली बैठक से लेकर उस बैठक तक जब इसका नाम इंडिया रखा गया, काफी कुछ बदला है। सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में जो मुख्य इश्यूज हो सकते हैं इन पार्टियों के बीच, मनमुटाव के या फिर दरारों के, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। ये तस्वीर कहती है कि राजनीति में कोई भूतपूर्व नहीं होता, सबकी राजनीति का अपना अपना दौर होता है। कौन जानता था कि केजरीवाल और कांग्रेस एक मंच पर आ जाएंगे? कौन जानता था कि लेफ्ट के नेताओं के साथ ममता दीदी चाय पर चर्चा करेंगी? लेकिन सियासत में असंभव कुछ भी नहीं। विपक्ष के लिए बीजेपी को हराना बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए छोटे मोटे अहंकार की कुर्बानी दी गई, मनमुटावों को दूर किया गया। अब देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पटना में विपक्ष की बैठक से नाराज होकर निकल गए थे। वो अध्यादेश मामले पर कांग्रेस का संसद में साथ चाहते थे, लेकिन तब कांग्रेस ने अपना कोई फैसला नहीं सुनाया था। दोनों के बीच फासला बढ़ता जा रहा था, लेकिन बेंगलुरु में ये फासला खत्म हो गया। कांग्रेस ने अध्यादेश मामले पर केजरीवाल का समर्थन करने का फैसला किया। इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा, भारतवासी जीतेगा। देखिए, जिस तरह से मोदी जी ने घबराहट में 38 राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई, जब इंडिया के 26 दलों की बैठक हुई उसके जवाब में, ये अपने आप में उनकी घबराहट को बताता है। अब उसमें दल कौन कौन से आए? हम, तुम, कहां, कैसे, लेकिन, वेकिन, मेकिन, 38 दलों को उन्होंने बुला लिया, जिसमें से 26 दल ऐसे हैं जिनके एक भी सांसद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध के लिए दोनों पार्टियां साथ आ गईं। कांग्रेस ने केजरीवाल के लिए कभी सियासत का दरवाजा बंद कर लिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्षी गठबंधन की एक बड़ी गांठ को सुलझा लिया गया। डायनेस्टी की ढोल पर डेमोक्रेसी का ढक्कन लगाने की कोशिश है। अब डायनेस्टी की ढोल पर डेमोक्रेसी का ढक्कन लगा करके कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि हम जो घोटालों के गुरु घंटाल हैं, ये अगर समझते हैं कि हम कोई बहुत बड़े तीर मारने वाले हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। जो गठबंधन है वो नियत के साथ होता है। अब बदनियती के साथ अगर गठबंधन की कोई नेतृत्व कर रहा है, तो उस गठबंधन का क्या हश्र होगा, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा हुई तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और लेफ्ट ने ममता को कटघरे में खड़ा किया था। बंगाल में लेफ्ट और ममता का फासला मानो आसमान और जमीन के फासले से ज्यादा लगता था, लेकिन बेंगलुरु में जब बैठक हुई तो ये तस्वीर भी बदली। कुछ महीने पहले जो महागठबंधन के सामने चुनौतियां समझी जा रही थीं, वो सवाल एक एक करके सुलझाए जा रहे हैं। हालांकि विपक्षी गठबंधन के सामने अभी भी सवाल तमाम है। मसलन ये कि क्या जब सीटों के बंटवारे का वक्त आएगा तब भी स्थिति ऐसी रहेगी? 2014 से 2019 के बीच तक जो ताकत बीजेपी के साथ बढ़ती गई, क्या वो अब देश के सियासी नक्शे पर कमजोर हुई है? क्यों विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि अब उनके पास सबसे अच्छा मौका है? हम आपको देश का राजनीतिक नक्शा इस समय का दिखाते हैं। कर्नाटक के नतीजे कुछ दिनों पहले आने के बाद विपक्ष में उत्साह की लहर दौड़ी। कर्नाटक के नतीजों के बाद ही ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती समेत कई विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को अब लोकसभा चुनाव में भी हराने की संजीवनी मिल जाने का दावा किया। हम आपको बताते हैं कि क्यों विपक्ष को ऐसा आत्मविश्वास है कि हालात बदल सकते हैं। दिसंबर 2014 में बीजेपी का शासन देश के 53% हिस्से और 40% आबादी वाले राज्यों में होता है। गैर बीजेपी शासित राज्यों का शासन तब 47% इलाके और 60% आबादी पर रहता है। 2015 में परिस्थितियां बदलना शुरू होती हैं। बीजेपी का शासन देश के 60% इलाके और 41% आबादी तक पहुंचता है। अन्य दलों की सत्ता देश के राज्यों में थोड़ा घटती है। एक साल बाद 2016 के दिसंबर तक बीजेपी का विस्तार होता है। देश के 63% क्षेत्रफल और 43% आबादी से जुड़े राज्यों में अब बीजेपी की सरकार बनती है। विपक्षी दलों का शासन और सिकुड़ता है, आबादी में भी और क्षेत्रफल में भी।
दिसंबर 2017 तक बीजेपी देश के 78% इलाके और करीब 69% आबादी के राज्यों में सत्ता हासिल कर चुकी थी। केवल 31% नागरिकों से जुड़े राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें बची। पिछले 9-10 साल में बीजेपी का ये गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है, जब देश में सर्वाधिक सरकारें बीजेपी की रही। इसके बाद 2018 के दिसंबर तक बीजेपी का शासन घटा। ये वो वक्त था जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत हासिल कर ली थी। दिसंबर 2019 तक बीजेपी भले दोबारा लोकसभा चुनाव जीत चुकी हो, लेकिन राज्यों में सत्ता हाथ से घट रही थी। तभी तो बीजेपी का शासन 34% क्षेत्रफल और 44% आबादी पर रह गया। विपक्ष बढ़कर 66% क्षेत्रफल और 56% आबादी पर सरकार चलाने लगा। नवंबर 2020 तक देश में ये स्थिति बन गई कि आधी आबादी पर बीजेपी की सरकारें हुई, आधी आबादी पर विपक्ष के दूसरे दलों की सरकारें। मई 2021 का सियासी नक्शा देखें तो राजनीतिक जमीन में कोई बदलाव नहीं आता। आधे देश की आबादी के राज्यों पर बीजेपी का शासन और आधे पर गैर बीजेपी दलों का चलता रहा। अगस्त 2022 एक ऐसा वक्त देश में आया जब क्षेत्रफल और आबादी दोनों के मामलों में सब कुछ आधा आधा हो गया, यानी आधे पर बीजेपी की सरकारें, आधे पर विपक्षी दलों की। दिसंबर 2022 से फिर कहानी घूमी। 1.5 साल के भीतर बीजेपी की सरकारों का दायरा थोड़ा कम हुआ, विपक्ष का थोड़ा बढ़ा। और फिर मई 2023 में देश का राजनीतिक नक्शा कुछ इस तरह से रहा, जहां देश के 43% क्षेत्रफल पर बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकार है, 57% पर गैर बीजेपी दलों की। 44% आबादी बीजेपी शासित सरकारों के अधीन है, जबकि 56% आबादी से जुड़े राज्यों में गैर बीजेपी दलों का शासन है।